नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल के हुगली में आज पीएम मोदी ने कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, बंगाल को कई सौगात दी। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर सिलसिलेवार तरीके से हमला किया। उन्होंने एक तरफ बंगाल के विकास के लिए योजनाओं का जिक्र किया, तो दूसरी ओर ये भी बताते रहे कि कैसे ममता बनर्जी की वजह से बंगाल वहां नहीं पहुंच सका जहां उसे होना चाहिए। जल्दी से सबसे पहले आपको बता देते हैं वो 4 वार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के ऊपर किए हैं। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री डनलप के औद्योगिक इलाके में थे। आज महत्वपूर्ण ये रैली भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इस इलाके में उन्होंने सबसे पहले इसी को लेकर हमला बोला ममता बनर्जी पर। पीएम ने कहा कि ममता के राज में औद्योगिक फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उद्योग खत्म हो गया है। सबसे पहले इसी पर हमला। पीएम ने कहा कि ममता के राज में तोलाबाजी बढ़ी है, जिसका असर बंगाल पर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी गंभीर आरोप लगाया। साथ ही पीएम ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा करने से भी रोका जा रहा है। ये वो महत्वपूर्ण आरोप जिस पर यकीनन ममता बनर्जी जवाब देना चाहती होंगी, और आगे वो क्या कहती हैं पीएम के आज की इस रैली पर, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पीएम के डनलप के मैदान में बीजेपी की जीत वाली उम्मीदों का शंखनाद आज कैसे किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज के मायने क्या रहे इस रैली के, और वो कौन कौन सी बड़ी बातें रही जो पीएम ने आज इस रैली के जरिए ममता सरकार पर हमला करते हुए कही है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। ये हुगली में पीएम मोदी की हुंकार है। इस हुंकार में आह्वान है कि ममता बनर्जी के गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी तैयार है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस इलाके में थे वो जमाने पहले औद्योगिक इलाका था। पीएम को बखूबी मालूम था कि इस इलाके में उद्योग का महत्व है, इसीलिए ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रोश के गर्म लोहे पर पीएम ने करारा हथौड़ा मार दिया। हुगली जिला तो भारत में उद्योगों का एक प्रकार से हब था, लेकिन अब आज हुगली की क्या स्थिति है ये आप भली भांति जानते हैं। इसके साथ ही पीएम ने उम्मीदों का खाका खींच दिया, ये कहकर कि हुगली का उद्योग जगत फिर से हरा भरा होगा। जो सरकार बनाना आपने तय कर लिया है वो भाजपा सरकार बनते ही उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरकश में ममता बनर्जी के लिए कई तीर थे, ऐसे तीर जो न सिर्फ ममता को चुभेंगे बल्कि उनकी सत्ता के सिंहासन को हिलाने का दम भी रखते हैं। उन्हीं में से एक तीर है तोलाबाजी। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। पीएम ने तोलाबाजी पर सिर्फ वार नहीं किया, बल्कि बंगाल के लोगों के भीतर उम्मीद जगाई कि बंगाल तोलाबाजी से मुक्त होगा, रोजगार युक्त होगा। माँ माटी मानुष के नारे के सहारे ममता बनर्जी ने बंगाल में सत्ता का सिंहासन हासिल किया था, मगर आज हुगली में पीएम ने सीधे तौर पर कहा कि बंगाल की तरक्की की राह में दीवार बनकर वही लोग खड़े हैं जो माँ माटी मानुष की बात करते हैं। माँ माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बीजेपी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। आज पीएम मोदी ने भी डनलप मैदान के मंच से वैसा ही आरोप जड़ा। वैसी ही तलखी में उन्होंने आरोप लगाया कि दीदी के राज में दुर्गा का विसर्जन करना भी मना है। ये वो राजनीति है
तुष्टीकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। भारत माता की। नरेंद्र मोदी का बयान बता रहा है कि बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ये ताकत बंगाल में बीजेपी को सत्ता तक लाएगी, ये तो समय बताएगा। मगर इतना जरूर है कि बंगाल का समर अब पहले से ज्यादा धारदार हो चला है। आशोल परिवर्तन चाहिए। हुगली से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री की चुनावी हुंकार के बाद अब बात उस बवाल की जिसके केंद्र में बंगाल की सियासत टिक गई है। कोयला घोटाले की जांच ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंची तो आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच अभिषेक बनर्जी की पत्नी की नागरिकता को लेकर नया दावा दीदी की टेंशन को और बढ़ाने वाला है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई अब एक चेहरे के इर्द गिर्द आकर टिक गई है। ये चेहरा है ममता दीदी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी का, जिस पर कोयला घोटाला में फंसने का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि सीबीआई जांच की आंच अब सीधे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी तक पहुंच गई है। कोयला घोटाले में सीबीआई के नोटिस के बाद रुजिरा बनर्जी अब तक सामने तो नहीं आई, लेकिन आज एक लेटर जारी कर उन्होंने अपना जवाब दिया और कहा कि सीबीआई कल उनसे पूछताछ कर सकती है। उधर आज रुजिरा की बहन मेनका से सीबीआई ने कोयला घोटाले को लेकर 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। सीबीआई को आशंका है कि परिवार के लोगों की एक फर्म के जरिए घोटाले की ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया है। अभी तक सामने ये नहीं आया है कि क्या रुजिरा नरूला और मेनका गंभीर विटनेसेस के तरीके से उनके साथ बात किए जा रहे हैं सीबीआई की तरफ से, या फिर उनका नाम उभर के आया है ऑनगोइंग कोल स्कैम या फिर कोयला घोटाले में, जिसको सीबीआई बहुत दिनों से अपने अंडर इन्वेस्टिगेट कर रही है। कल अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला ने टाइम दिया है सीबीआई को और उनके घर बुलाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ से पहले टीएमसी खुलकर मैदान में उतर आई है और सीबीआई की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। वहीं ममता बनर्जी साफ साफ कह रही है कि वो इससे डरने वाली नहीं है। उधर बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी बिना तथ्यों के कोई कार्रवाई नहीं करती। एक लंबा प्रक्रिया चल रहा है, इसके साथ चुनाव को जोड़ करके और देखना, इसमें राजनीति ले आना, इसमें मतलब इसको डाइवर्ट करना है। ईडी सीबीआई अपने जो इंक्वायरी होता है उसके आधार पर जो तथ्य मिलता है उस तथ्य के आधार पर आगे का कार्रवाई करता है। कोयला घोटाले की जांच के बीच अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा एक और विवाद में फंसती नजर आ रही है और ये विवाद है उनकी नागरिकता का। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने आज अभिषेक बनर्जी का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया। From the last 34 years, she's holding Thai passport. इस वीडियो के बहाने अर्जुन सिंह ने रुजिरा बनर्जी को थाईलैंड की नागरिक बता दिया और तो और इस घोटाले के तार थाईलैंड में खुले 2 खातों से भी जोड़ दिए। ऐसे 2 अकाउंट पकड़े गए हैं जहां अभिषेक बनर्जी की पत्नी के अकाउंट में लाला माधी के कंपनी से ट्रांसफर हुआ है। सीबीआई पिछले साल से ही कोयला घोटाले की जांच कर रही है। ऐसी बात सामने आ रही है कि कोयला तस्करी के किंगपिन अनूप लाला के कुछ ट्रांजैक्शन से अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ है। साथ ही केस के कुछ गवाहों ने भी पूछताछ में रुजिरा का जिक्र किया है। ऐसे में जाहिर है कोयला घोटाले में सीबीआई की जांच से ममता बनर्जी के लिए मुश्किल जल्द कम होने वाली नहीं है। हुगली से अनुपम मिश्र और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।
क्या होगा जांच का नतीजा? शिकंजे में बहू भतीजा अपने आप में यह बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर एक की जुबान पर इस वक्त छाया हुआ है। लेकिन यह पूरा का पूरा मामला है क्या, जरा आसानी से आपकी समझ में आ पाए, इस वजह से हम आपको जानकारी दे देते हैं। यहां पर आप देखेंगे ईएसएल के इलाके में कोयला चोरी का मामला सामने आया था, जो आरोप लग रहे हैं इस वक्त रुजरा के ऊपर और जिसके शिकंजे भी कसते हुए पूरे परिवार के ऊपर। सीबीआई यहां पर तफ्तीश करेगी पूरे मामले की। ईएसएल सीआईएसएफ रेलवे अधिकारियों का ये पूरा का पूरा केस हुआ था। अनूप माझी को इसका सरगना बताया गया था। कई रेलवे के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगे थे, लेकिन सरगना निकल कर आया अनूप माझी और उससे भी पूछताछ की बात हुई। 27 नवंबर 2020 को सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया था और आपको बता दें कि उसी समय एक और नया नाम निकलकर सामने आया था, जिससे लंबी तफ्तीश हुई थी और उसके आधार पर छापेमारी में विनय मिश्रा का नाम सामने आया था। विनय मिश्रा को लेकर हमने आपको जानकारी भी आज तक पर दी थी। इसके पहले विनय मिश्रा अभिषेक बैनर्जी का बेहद करीबी बताया जाता है और विनय मिश्रा चूंकि अभिषेक बैनर्जी का करीबी है और इसी वजह से अभिषेक बैनर्जी तक इस पूरे मामले की जांच की आंच पहुंची थी। लेकिन भतीजे अभिषेक बैनर्जी तक ये आंच कैसे पहुंच पाई, वो भी अब आपके लिए जानना जरूरी है। भतीजे की फर्म पर लेन देन का आरोप लगा हुआ है, काफी गंभीर आरोप, जिसको लेकर सीबीआई की तफ्तीश चल रही है। कुछ गवाहों ने जिनसे पूछताछ की गई थी, उसने रुजिरा जो कि अभिषेक बैनर्जी की पत्नी है, उनका नाम ले लिया था और यकीनन उसके बाद से ही लग रहा था कि रुजिरा को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। रुजिरा की फर्म भी संदेह के घेरे में है, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी फर्म भी संदेह के घेरे में, दूसरी फर्म में रुजिरा और पिता भागीदार बताए जा रहे हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और इसी वजह से करप्शन के इस पूरे के पूरे मामले में ये पूरा परिवार घिरता हुआ, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के आरोप रुजिरा उनके पिता के ऊपर लग रहे हैं। रुजिरा की बहन भी जांच के दायरे में, उनसे लंबी पूछताछ। कल रुजिरा की बारी है, कल रुजिरा से पूछताछ करेगी। दोपहर का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप जरा क्लोज फ्रेम करके लाइए ताकि हमारे दर्शक आसानी से पढ़ सके। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और इस तरह से अभिषेक बैनर्जी, उनके पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, शुक्रवार को 13 ठिकानों पर छापेमारी हुई। कल रुजिरा और मेनका को नोटिस भेजा गया था। आज मेनका से पूछताछ हुई, जो कि साली है अभिषेक बैनर्जी की, और रुजिरा जो कि पत्नी है अभिषेक बैनर्जी की, उनसे कल पूछताछ संभव है। और अभिषेक बैनर्जी जो ममता बैनर्जी के भतीजे हैं, ये शुक्रवार से लेकर कल क्या हुआ, आज क्या होना है और आने वाले यानी कि कल रुजिरा अभिषेक बैनर्जी की वाइफ से कल की जाएगी पूछताछ। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन टाइमिंग को लेकर यहां पर टीएमसी सवाल खड़े कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि टाइमिंग पर सवाल क्यों, जब पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है। कौन है ममता बनर्जी की बहू रुजिरा, उनके बारे में जानिए। उनका जन्म बैंकॉक में हुआ था। जादवपुर यूनिवर्सिटी में अभिषेक से उनकी मुलाकात हुई थी। आपस में पढ़ाई के दौरान उन लोगों की मुलाकात हुई, बात आगे बढ़ी। 2013 में अभिषेक बैनर्जी से रुजिरा ने शादी कर ली। रुजिरा के पास थाईलैंड का पासपोर्ट, देखिए आज ही अर्जुन सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने रुजिरा के पासपोर्ट को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि कुछ दस्तावेजों में भारतीय नागरिकता है। इसी को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है रुजिरा बैनर्जी पर। तब थाई नागरिकता की बात सामने आई थी, बाद में भारतीय नागरिकता, यानी कि ये दोहरी नागरिकता क्यों, इसका भी जवाब देना पड़ेगा अगर पूरे मामले में जांच आगे बढ़ती है। तो पैन कार्ड में थाई नागरिकता का जिक्र नहीं है, जो पैन कार्ड उनके पास है। गृह मंत्रालय ने जारी किया था इस पूरे मामले में नोटिस। कुल मिलाकर रुजिरा की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल सीबीआई कर सकती है पूछताछ, दोपहर का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है। अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बताते चले इस वक्त रिजू दत्ता जो कि टीएमसी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे आपका रुख करते हुए रिजू दत्ता जी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। एक तरफ तो टीएमसी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जांच को लेकर टाइमिंग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, जांच के लिए आखिर आप लोग तैयार क्यों नहीं हैं? पहले तो चित्रा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, हम तो जांच तो हो ही रहा है ना। सीबीआई ने नोटिस दिया रुजिरा बैनर्जी को, रुजिरा बैनर्जी ने उन्हें बोला चिट्ठी देके कि आप कल आ जाइए, आप बात कर लीजिए हमसे। आज भी सीबीआई ने उनकी बहन के साथ बात किया 3 घंटा। तो हमको तो जांच से कोई बैर नहीं है।
हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि 5 दिन पहले अभिषेक बैनर्जी ने एक डिफेमेशन केस में अमित शाह जी को नोटिस भेजा था, जिनमें उनको आज हाजिरी देना था एक स्पेशल कोर्ट में। 2 दिन पहले बीजेपी जन मोर्चा का स्टेट सेक्रेटरी 100 ग्राम कोकेन के साथ पकड़ी गई और नाम लिया कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह का। उसके बाद ही एक ही ईडी और सीबीआई का नोटिस या सीबीआई का नोटिस आ जाता है रुजिरा बैनर्जी के घर, तो सवाल तो उठेंगे ना। सीबीआई आज से तो जांच कर ही रही है, सीबीआई तो काफी पहले से तफ्तीश कर रही है ना, और चूंकि इलेक्शन है, क्या इस वजह से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? देखिए, इलेक्शन हो ना हो पूछताछ हमेशा होना चाहिए, बट मैं आप लोग टाइमिंग पे सवाल खड़े कर रहे हैं ना, इसलिए। चित्रा जी आपके चैनल में कुछ खबरें चलाए थे, मैं आपको याद दिला दूं। राजस्थान इलेक्शन के टाइम अशोक गहलोत जी के घर पे भी तो सीबीआई इंक्वायरी हुआ था, मध्य प्रदेश कमलनाथ जी के घर पे, कर्नाटक इलेक्शन के टाइम कुमारस्वामी के घर पे, दिल्ली इलेक्शन के 2 दिन पहले केजरीवाल जी के घर पे। तो ये क्रोनोलॉजी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सीबीआई अभी मोदी जी और उनके सरकार के इशारों पे चलती है, और जैसे इलेक्शन आता है तो ऑपोजिशन को पकड़ने पे लग जाती है। अर्जुन सिंह जी जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के सांसद, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन फिर मेरा वही सवाल आपसे है, पूरे मामले की तफ्तीश तो काफी दिनों से जारी थी, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन है इस वजह से इस परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, और इलेक्शन के ठीक पहले सीबीआई, ईडी और तमाम जांच एजेंसियां जो केंद्र के अधीन है वो सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन चुनाव अलग, अगर भ्रष्टाचार का कहीं मामला है और वहां पर जांच हो रही है, तो अगर पाक साफ होंगे तो सामने आ जाएंगी, फिर डर काहेगा? हाँ नहीं तो जांच होने दीजिए ना। पर मैडम इसमें तो ये भी सवाल होता है कि जो जिनको आप बीजेपी की तरफ से बुला रहे हैं अर्जुन सिंह, उनके ऊपर भी तो 12 करोड़ का सीबीआई का जांच चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी के परिवार को भी तो 14 नोटिस मिल चुका है, मुकुल रॉय को भी तो सीबीआई जांच चल रहा था। अब जैसे ये लोग वॉशिंग मशीन में धुल के साधु हो गए, तब तो सारा जांच बंद हो गया। तो सवाल तो उठाए जाएंगे ना मैडम, सीबीआई जांच करे, क्या दिक्कत है? हम लोग तो जांच के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। आपको और एक चीज याद दिला दें, 2019 में ठीक जनरल इलेक्शन से पहले हमारे उस टाइम के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की भी सीबीआई इंक्वायरी हुआ था। सीबीआई जो जांच करती है, और सीबीआई जब दिल्ली से गई थी कोलकाता, तब क्या हुआ था ये भी जोड़ लीजिए, फिर आपने क्या किया था सीबीआई के अधिकारियों के साथ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, सीबीआई तब तो इलेक्शन थे नहीं, सीबीआई तब भी आपको आंखों में खटकती थी, आपको अब भी आंखों में खटकती है। क्यों नहीं था? राजीव कुमार पे कार्रवाई किया गया था फरवरी में, मार्च में इलेक्शन था मैडम। अब एक देखिए, बात यही है, जांच कीजिए, इन्वेस्टिगेशन 2 साल का 10 साल भी चलिए, बट जब आप नोटिस सर्व करते हैं, जब किसी को आप पकड़ते हैं, इंटिमिडेट करने जाते हैं, वो इलेक्शन से 4 दिन पहले ही क्यों? यही तो हमारा सवाल है। और क्रोनोलॉजी जो मैंने आपके चैनल पर भी दर्शकों को और आपको बताया, इसको आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? और उल्टा, और देखिए अगर ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, अर्जुन सिंह हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अब मैं थोड़ा इससे आगे बढ़ते हुए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हुगली में रैली हुई है, देखिए बीजेपी जो गुगली फेंक रही है ना, ऐसा लग रहा है टीएमसी उसमें फंसती हुई चली जा रही है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि मां माटी मानुष का नारा देने वाले लोगों ने विकास की राह में दीवार खड़ी कर दी है, और पश्चिम बंगाल जो आजादी के पहले कितना विकसित हुआ करता था, आज उसका हाल देख लीजिए, विकास के पैमाने पर कितना पीछे खड़ा है यह राज्य। चित्रा जी, ये एक ही प्रदेश है पूरे देश में जहां पर ममता बनर्जी की सरकार फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और फ्री राशन देती है। जैसे क्योंकि अर्जुन सिंह जी भाग गए हैं, मुझे थोड़ा वक्त मिला है आज, तो मैं कुछ आंकड़े गिनवा देता हूँ। ये प्रदेश है जहां पर एवरेज इंसान का इनकम डबल हुआ है, किसानों का इनकम ट्रिपल हुआ है, 10 साल में जीडीपी 53% ऊपर गया है, बंगाल का बजट भी 3 गुना बढ़ा है, और कन्याश्री, शोभुत साथी, स्वास्थ्य साथी आप लोगों को पता ही है, यूएन से स्वीकृति मिला है। जबकि आयुष्मान, निराला, स्वाभिमान, ये लोग को तो कितना भी विदेश भ्रमण हो गया, कभी तो कोई अवार्ड मिला नहीं है मैडम। और रहा बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, क्योंकि आज मुझे वक्त मिल रहा है इसलिए बता रहा हूँ, उन्होंने प्रॉमिस किया था इस देश की जनता को। लेकिन भीड़ देख के तो डर गए ना आप लोग, बीजेपी जो कह रही है कि नींद उड़ गई है टीएमसी के नेताओं की। चित्रा जी, अगर भीड़ से इलेक्शन होता तब तो आज तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाता ना बिहार का। वो भीड़ से क्या मतलब है? हमारा टैगलाइन है बांग्ला रीजन में के चाय, बंगाल अपनी बेटी को आशीर्वाद करता है। चलिए, वक्त की कमी है, तकनीकी कारण से बीजेपी के नेता हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं, यकीनन आगे आने वाले वक्त में मैं इस सवाल का जवाब जरूर लूंगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने आप में बेहद दिलचस्प होती हुई चली जा रही है। आगे देखना होगा कि ये राजनीति और कितने अलग अलग रंग वहां पर धारण करती है। दरअसल डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महंगे तेल के खिलाफ विपक्ष देश भर में अलग अलग ढंग से प्रदर्शन कर रहा है। विरोध में कहीं साइकिल की सवारी हुई, तो कहीं बाकायदा लोन मेला लगाकर पेट्रोल खरीदने के लिए कर्ज बांटा गया, कहीं सरकार का पुतला फूंका गया, तो कहीं लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल
पेड़ पर टांग दी है। देश भर से अलग अलग हिस्सों से किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और कैसे लोग जता रहे हैं बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर अपना विरोध, ये रिपोर्ट देखिए। आपने होम लोन मेला देखा होगा, पर्सनल लोन मेला देखा होगा, एग्रीकल्चर लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन के बारे में भी आपने सुना होगा। शायद इसी कैटेगरी में लोन आपने लिए भी हों, लेकिन अब लोन का नया जोन खुल गया है, पेट्रोल लोन। जी हां, आपने सही सुना, पेट्रोल लोन। जमशेदपुर में लगा है पेट्रोल लोन मेला। लोन मेला में खूब भीड़ जमा हो रही है। पेट्रोल लोन के लिए आपको बस 3 चेक लाने होंगे और आपको इस पर 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों का विरोध करने के लिए दरअसल जमशेदपुर में सिख फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये पेट्रोल मेला लगाकर अनूठा प्रदर्शन किया। पूरे हिंदुस्तान की जनता पेट्रोल के दाम जितने बढ़ गए त्राही त्राही कर रही है और आम लोगों की खरीद से बाहर हो चुका है पेट्रोल, और हम लोग आसान किस्तों पर जो पेट्रोल उपलब्ध करा रहे हैं, ये एक तरह का सरकार पर कटाक्ष है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में आग लगी है, तो इसके खिलाफ पूरे देश में अजब गजब प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में दफ्तर जाने के लिए साइकिल निकाल ली। वाड्रा साहब, यूँ तो अमूमन 10-15 मिनट लगते हैं, पर काफी लंबा समय साइकिलिंग करते हुए। मैं अगर आम आदमी के लिए जो उनकी मुश्किलें हैं, अगर मैं उनके लिए बोलूँगा तो मुझे उनके जैसे महसूस करना पड़ेगा कि वो अपने मुकाम के पहुँचने के लिए वो क्या साधन इस्तेमाल करते हैं। आज वो अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल उन्होंने घर पे खड़े कर दिए, कह रहे हैं हम महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बीजेपी पर वाड्रा साहब कहेगी कि कांग्रेस पार्टी के दामाद इतना महंगा सूट बूट पहन के महंगी बाइक में इस तरह से जा रहे हैं, वो गरीबी का क्या टूरिज्म कर रहे हैं, इस तरह की बात कह रही है बीजेपी। देखिए, वो तो हम हमेशा जो बाहर निकलेगा और कॉमन मैन के लिए बात करेगा, आम आदमी के लिए बात करेगा, वो तो बोलेंगे ये गलत है और ये हमारे हित में नहीं है, और ऑलमोस्ट कहेंगे कि अगर मैंने ये भी किया है मैं देशद्रोही हूँ। तो एक तरीके से एक स्टेटमेंट देते हुए यहाँ पे कब तक जाएंगे इसी तरह से साइकिल में? पीछे आपकी लैंड क्रूजर आ रही है, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। देखिए, मैं फिर बोलूंगा, गाड़ियाँ तो देखिए, मेरे पास जो मेरे को सुरक्षित देखना चाह रहा है, मेरी परिवार चाहेगा कि मैं सुरक्षित रहूं, तो वो जरूर, आप देख रहे हैं कि दिल्ली की ट्रैफिक थोड़ी ज्यादा है, तो जरूर वो मतलब कि गाड़ियां पीछे होंगी। जो भी है, मेरी एक ही गाड़ी है और मैं गाड़ी में नहीं बैठा हूं, मैं कोई एयर कंडीशन गाड़ी में नहीं बैठा हूं। अगर मैं मुश्किलें उनकी समझना चाह रहा हूं तो मैं जरूर बाहर आऊंगा और समझूंगा और महसूस करूंगा कि कितनी मेहनत, कितना पसीना बहा रहा हूं, तभी वही कॉमन मैन कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने तो सिर्फ दिशा दिखाई थी, तमाम कांग्रेसियों की साइकिलें निकल पड़ी। भोपाल में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी और आरिफ मसूद ने साइकिलें निकाल ली और विधानसभा की तरफ कूच कर दिया। विधायकों का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार डीजल और पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट ले रही है। बजट सत्र है ये और कांग्रेस के विधायक साइकिल पर सवार होकर निकले हैं। आप देखिए, ये पीसी शर्मा है, ये आरिफ मसूद है जो यहाँ साइकिल से जा रहे हैं। ये देखिए पीसी शर्मा जो आप देखते हैं साइकिल चलाते हुए विधानसभा की ओर जा रहे हैं। ये तमाम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसका। कमाते हैं, महंगाई खाए जाते हैं। देश में कई जगह पेट्रोल ने कीमतों का शतक लगाया, तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में यूथ कांग्रेस के सदस्य पैड पहनकर बैट बॉल के साथ सड़कों पर उतर पड़े। सरकार पर तंज कसते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजब गजब प्रदर्शन किया। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो आज सड़कों पर निकल पड़े हैं प्रदर्शन करने के लिए। सबकी पीठ पर जो टी शर्ट है उसमें मैसेज लिखा हुआ है, अब की बार 100 पार।
लेकिन उस 100 पार के लिए जो सेंचुरी, पेट्रोल की सेंचुरी जो अलग अलग लग रही है, इसलिए ये सारे कार्यकर्ता क्रिकेट गियर में हैं। तो लोग कहते थे हम सत्ता में आते ही 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, लेकिन आज एक गरीब आदमी जो अपर मिडिल क्लास जो लोग हैं, आज जाए तो किसके पास जाए, किसके पास जाके अपना दुखड़ा रोए। तो एक अपने आप में एक सरकार फेल हो चुकी है, महंगाई को रोक नहीं पा रही है। देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पब्लिक का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बिहार के सासाराम की हैं, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। रायपुर में कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने तेल की बढ़ती कीमतों के प्रदर्शन का अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने पेट्रोल पंप पर टैंक फुल कराने वालों को फूल देकर आरती उतारकर स्वागत किया। जम्मू गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। मुंबई में शिवसेना की यूथ विंग ने क्या यही है अच्छे दिन वाले पोस्टर लेकर पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विपक्ष ने आवाज बुलंद कर रखी है, तो महंगाई की मार से छटपटाती आम जनता भी अपने तरीके से विरोध कर रही है। लेकिन सरकार ने पूरे मामले पर करीब करीब चुप्पी ही साध रखी है। दिल्ली से मौसमी सिंह, आशुतोष मिश्रा, जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल आज तक। डीजल और पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें तो कमाई कर रही हैं, लेकिन आम जनता का दम निकलता जा रहा है। देश में कई जगह पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई हैं। कुछ राज्यों ने अपने टैक्स घटाए भी हैं। उधर भारत नेपाल सीमा पर डीजल और पेट्रोल की तस्करी भी शुरू हो गई है, क्योंकि नेपाल में तेल भारत से सस्ता है। हम देख लो 200 रुपये लीटर हो गया ये। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत किसी रमेश बाबू से पूछने की जरूरत नहीं है, बस मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता से पूछ लीजिए। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर और सामान्य पेट्रोल 101 रुपए 22 पैसे लीटर मिल रहा है। हनुमानगढ़ में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 103 रुपए 36 पैसे तो सामान्य पेट्रोल 100 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मध्य प्रदेश के नगरबंद सतना और रीवा जैसे शहरों में सामान्य पेट्रोल हो या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, सबकी कीमतें सैकड़ा मार चुकी हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ठीकरा केंद्र सरकार पहले की सरकारों पर फोड़ रही है। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ जो भी डिसाइड होता है ये हमारे हाथ से बाहर है, और इसीलिए हमको जो भी है, हम देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं कल कम भी हो सकते हैं। ऐसा ये चलता रहता है और इसलिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे उतार चढ़ाव अप डाउन होता रहता है और इसलिए अपने नियंत्रण से बाहर रहता है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों को आम जनता पर रहम आया तो वहां कीमतों में थोड़ी बहुत कमी की गई। मेघालय में आम जनता को सबसे ज्यादा राहत देते हुए सरकार ने पेट्रोल की कीमतों पर 7 रुपए 40 पैसे की कमी की है। असम सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले 5 रुपए प्रति लीटर के अतिरिक्त टैक्स को हटा लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने डीजल और पेट्रोल में 1 रुपए का वैट कम कर दिया है, जबकि राजस्थान सरकार ने डीजल पेट्रोल पर वैट 38% से घटाकर 36% कर दिया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर तो नौबत डीजल पेट्रोल की तस्करी तक आ गई है। बॉर्डर के पास हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पर करीब करीब सन्नाटा है। लोग नेपाल से गैलनों में भरकर पेट्रोल डीजल ला रहे हैं। यूपी के महाराजगंज में डीजल 81 रुपए 62 पैसे और पेट्रोल 89 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सीमा पार नेपाल में डीजल 59 रुपए 81 पैसे और पेट्रोल 70 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है।
बगल में नेपाल है, वहाँ पे सस्ता पेट्रोल मिलता है, वहीं जा रहे हैं लेने। यहाँ बहुत महंगाई बढ़ गई है पेट्रोल की। यहाँ बॉर्डर पे लोग रोकेंगे नहीं सुरक्षा एजेंसियों के जो लोग? नहीं रोकते लोग, साइड से चले जाते हैं हम लोग। यही वजह है कि ट्रक वाले सिर्फ नेपाल पहुंचने भर का डीजल रख रहे हैं, वापसी में टैंक फुल हो जा रहा है। राजस्थान के रहने वाले हैं, मार्बल लेके यहाँ नेपाल आते हैं और डीजल भी यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, तो कितना फर्क पड़ता है? राजस्थान में हमें 30 रुपये का अंतर आता है। तो अपना उतना ही डीजल भराते हो, उसके बाद नेपाल में भरा लेते हो? हाँ, पूरा डीजल नेपाल में भरा के लाते हैं। बिहार के रक्सौल बीरगंज सीमा पर भी यही हाल है। रक्सौल के पेट्रोल पंपों पर वीरानी छाई है, जबकि नेपाल के पेट्रोल पंप चांदी काट रहे हैं। नेपाल में रक्सौल की तुलना में डीजल 22 रुपए 27 पैसे तो पेट्रोल 26 रुपए 21 पैसे सस्ता है, जबकि यूपी की तुलना में नेपाल में डीजल 21 रुपए 81 पैसे और पेट्रोल 18 रुपए 67 पैसे सस्ता है। हालांकि प्रशासन सीमा पर डीजल पेट्रोल की तस्करी रोकने का दावा कर रहा है, लेकिन तस्वीरें गवाह हैं कि भारतीय सीमा से लोग नेपाल जाकर टैंक फुल करवा रहे हैं, गैलनों में तेल ला रहे हैं। रक्सौल से गणेश शंकर के साथ अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज आज तक। महाराष्ट्र एक बार फिर से लॉकडाउन के कगार पर है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए अमरावती में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि पुणे, नासिक, वाशिम जैसे इलाके आंशिक लॉकडाउन की चपेट में हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि अगर हालात ना सुधरे तो लॉकडाउन जैसा सख्त फैसला फिर से लेना पड़ सकता है। स्पाइक में हमें सबसे ज्यादा 7,000 रुग्ण यहाँ पे मिले थे। अभी उससे भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और लोग सुन नहीं रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन हमें लगाना पड़ रहा है। पिछले साल की डरावनी यादें फिर से ताजा हो गई हैं। ये महाराष्ट्र के वाशिम जिले की तस्वीर है, जहां दुकानों को बंद रखने और सड़कों को खाली करने का ऐलान किया जा रहा है। वाशिम महाराष्ट्र के उन जिलों में है जहां कोरोना के बढ़ते केस की वजह से आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। अमरावती की इस तस्वीर को देखिए, चौराहों पर सन्नाटा पसरा है, सड़कें सूनी है, दुकानों पर ताला लगा है। अमरावती में आज से 1 मार्च तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लॉकडाउन ये उपाय नहीं है, लेकिन ये जबरन हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग सुनने के मूड में नहीं है। 2 दिन का जनता कर्फ्यू कलेक्टर ने अनाउंस करने के बाद भी लोग रास्ते पे दिख रहे हैं। प्रतिबंधक जहाँ पे लगाए हैं वहाँ पे नियम भंग नहीं किए और काउंट यदि कम आया तो फिर हम सोच सकते हैं, नहीं तो फिर इससे कड़क कार्रवाई करनी पड़ेगी। पूरे जिले में ही कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा। अमरावती के साथ जिले के अचलपुर शहर में भी 7 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। 1 मार्च तक इन दोनों शहरों में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। लोगों को बेवजह सड़कों पर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा अकोला, बुल्ढाणा, वाशिम और यवतमाल जिलों में 28 फरवरी तक के लिए आंशिक लॉकडाउन रहेगा, यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही सभी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा सिर्फ अत्याधिक सेवाएं ही चालू रहेंगी। नासिक और पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत होगी। पुणे और नासिक में स्कूल्स और कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र में कई ऐसी स्मॉल सिटीज है, अमरावती, वाशिम, यवतमाल, नासिक, यहाँ पर केसेस इतने बड़े हैं कि अमरावती में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। नासिक जैसे इलाकों में नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है। पुणे, मुंबई ये बड़े शहर है, बड़ी आबादी है और अगर कोविड के केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो राज्य प्रशासन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा और कुछ रिस्ट्रिक्शन और अगर केसेस ज्यादा बढ़े तो पूरी तरह से लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। हालात बेकाबू होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में उद्धव सरकार ने फौरी कदम उठाना शुरू कर दिया है। राज्य में आज से सभी सरकारी बैठकों, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। सीएम ने सख्त लहजे में लोगों से कहा कि मास्क, 2 गज की दूरी और एहतियात का ध्यान रखें। 1 हफ्ते से 15 दिन हालात की निगरानी की जाएगी, तब लॉकडाउन जैसे सख्त कदम का कोई फैसला लिया जाएगा। मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूँ। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे,
जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे, सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। मास्क पहनिए और लॉकडाउन को ना कहिए। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते कहर की एक बानगी देखिए। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और जयंत पाटिल के बाद एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मंत्री छगन भुजबल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। एक दिन पहले ही वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ एक विवाह समारोह में शामिल हुए थे। ऐसे में उद्धव सरकार की चिंता स्वाभाविक है। पिछले 6 दिनों के आंकड़े देखिए, हर रोज कोरोना केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। 21 फरवरी 6,971, 20 फरवरी 6,281, 19 फरवरी 6,112, 18 फरवरी 5,427, 17 फरवरी 4,787, 16 फरवरी 3,365। साफ तौर पर पुरानी भयावह यादें फिर से ताजा होने लगी हैं। देश में जब कोरोना विस्फोट हुआ था तो महाराष्ट्र सबसे आगे था। एक बार फिर वही खौफनाक यादें दोहराई जा रही हैं। महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों को भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि मास्क, 2 गज की दूरी और सफाई में ढिलाई भारी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सच ये भी है कि 22 राज्यों में रविवार को कोरोना के कोई केस नहीं आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र समेत 5 राज्य इन दिनों चिंता का सबब बने हुए हैं, क्योंकि ज्यादा केस के पीछे यही 5 राज्य हैं। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देश के कई सूबों में कोरोना को लेकर यही कहावत सच साबित हो रही है। एक तरफ 22 से ज्यादा राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में कोरोना के एक भी नए केस सामने नहीं आए, वहीं 5 राज्य ऐसे भी हैं जहां कोविड केस में इजाफा दर्ज हुआ है। जिन राज्यों में कोविड केस बढ़े हैं उनमें शामिल है महाराष्ट्र, केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 85% ज्यादा नए केस इन्हीं 5 राज्यों में आए हैं। इन राज्यों का साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 1.79% के राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र का वीकली पॉजिटिव रेट 8.10% है। देश में कुल एक्टिव केस में से 74% केस तो सिर्फ महाराष्ट्र और केरल के हैं। 5 राज्यों के बढ़ते आंकड़े दूसरे सूबों के लिए एक सबक की तरह है कि वो पहले की तरह सावधान रहें। महाराष्ट्र, केरल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से देश भर का सिर दर्द बढ़ गया है। महज इन 5 राज्यों से देश भर के 85% से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इन तमाम राज्यों में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ये इस तरफ भी इशारा करता है कि देश की राजधानी जैसे महानगरों को लापरवाही ना करने और सतर्क रहने की जरूरत है। जानकार भी यही बता रहे हैं कि केस बढ़ने की बड़ी वजह कोविड को लेकर लोगों की लापरवाह मानसिकता है। महाराष्ट्र में केसेस बढ़ने का मुख्य कारण लोगों की कोरोना के प्रति मानसिकता है कि अब कोरोना महामारी का असर खत्म हो गया है। लोगों द्वारा नियमों का सही ढंग से पालन न करना इसकी एक वजह है। केसेस बढ़ने का एक कारण सोशल गैदरिंग भी है। सरकार को रोक लगाने के लिए इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। कोरोना के प्रति इस ढिलाई का काफी नुकसान हो सकता है। जिंदगी चलने का नाम है, लाख आपदा आ जाए, एक सीमा के बाद जिंदगी की रफ्तार जोर पकड़ने लगती है। लेकिन सामना जब कोरोना जैसी आपदा से हो तो रफ्तार के साथ एहतियात भी जरूरी हो जाता है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले डे नाइट टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। खिलाड़ी भी कोई कोर कसर ना छोड़ने का वादा कर रहे हैं तो आयोजक भी
कमर कस के पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक एक साल पहले 24 फरवरी को ही यहां पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। नया नवेला चमकता धमकता मोटेरा का यह मैदान भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी से होने वाले डे नाइट मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। 24 फरवरी को इसकी शुरुआत भी होगी क्योंकि 6 साल बाद इस मैच को यहाँ पे खेला जाएगा, तो उसके लिए जो लोगों का एक्साइटमेंट है वो सबसे ज्यादा है। वही 24 फरवरी को प्रेसिडेंट भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इस ग्राउंड का इनॉग्रेट करेंगे। तो बेहद दिलचस्प होगा वो लम्हा जब यहाँ पे कोविड के बाद यहाँ पे प्रेक्षक बैठेंगे और मैच का लुत्फ उठाएंगे। वैसे तो इस स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 है, लेकिन कोविड नियमों के तहत आधी क्षमता के साथ दर्शकों को यहां आने की इजाजत दी जाएगी। 63 एकड़ जमीन पर बने इस स्टेडियम में कुल 11 पिच तैयार की गई हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए बने खास ड्रेसिंग रूम में फिजियोथेरेपी से लेकर जिम तक सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए इंडोर प्रैक्टिस का भी शानदार इंतजाम किया गया है। मुकाबला अहमदाबाद में है और उत्साह की लहर वडोदरा तक देखने को मिल रही है। यहाँ कलाकारों ने 300 घंटे की मशक्कत के बाद अद्भुत रंगोली बनाई है, जिसमें मोटेरा स्टेडियम के अलावा कप्तान विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, चेतेश्वर पुजारा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को तरजीह दी गई है। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है, लिहाजा इस डे नाइट टेस्ट मुकाबले की अहमियत और भी बढ़ गई है। खास तरह की रोशनी के बीच गेंद और बल्ले का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी किसी तोहफे से कम नहीं होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ वशिष्ठ शुक्ला, वडोदरा, आज तक। देखते रहिए आज तक।